बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be fine. Students, today we are going to discuss question from the poem reference to context and explanation. तो ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के पेपर में 5 मार्क्स का होता है, जो कि पोएम्स के पोर्शन में से लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट जो है इसको टफ समझते हैं, वो समझते हैं कि इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज जो हम इसके मेथड को डिस्कस करेंगे और हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इसको अटैम्प्ट करना है, और एक एवरी स्टूडेंट भी इसको बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करके 4 और 5 मार्क्स जो है वो गेन कर सकता है। तो इसको जो है आज हम देखेंगे कि कैसे हमने रेफरेंस जो है उसको लिखना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को जो है वो कैसे करना है, और उसके बाद उन लाइंस को हमने कैसे जो है वो एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, I hope you all will be fine, and I pray to God, may Allah bless all of you with health, wealth and prosperity. Today we will discuss about the question of reference to context and explanation, which is a question from poems. अब हम ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में 5 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको 20 आपकी जो पोएम्स है उनमें से किसी एक पोएम में से लाइंस आ जाती हैं और इसमें चॉइस नहीं होती, और आपको कहा जाता है एक्सप्लेन दीज लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हवाले से इन लाइंस को एक्सप्लेन करना होता है, यानी आपने इसमें 3 चीज़ें बयान करनी होती हैं। नंबर 1, you have to write reference, then context, and then you have to write explanation. तो हम इसको कैसे करेंगे? नंबर 1 पे आपने करना ये है कि आपने जो है रेफरेंस की हेडिंग देनी है, उसके नीचे हम लिखते हैं these beautiful lines have been taken from the poem। तो हमें पता है कि ये जो लाइंस है पोएम कौन सी है, द रेन में से ली गई है, तो हमने लिख दिया द रेन रिटन बाय, इसका जो पोएट है W.H. डेवियस, तो हमने लिख दिया W.H. डेवियस। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है इस लाइन की, आप ये एक दफ़ा याद कर लेंगे तो 20 पोएम्स में आप यही लिख सकते हैं। सिर्फ आपने पोएम का नाम और पोएट का नाम इसमें चेंज करना होता है। जो जिस पोएम में से आपको लाइंस आएंगी आपने उस पोएम का नाम और उस पोएट का नाम लिख देना है। दूसरा जो आपने ख्याल करना है वो ये है कि जब आप टाइटल लिखेंगे यानी पोएम का नाम लिखेंगे, उसके जितने भी वर्ड्स होंगे फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, जैसे इसमें द का T कैपिटल है और रेन का R कैपिटल है। उसके बाद आप इसको कॉमास में लिख देंगे, आप इसको मार्कर के साथ अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आप पोएट का नाम लिखेंगे और उसमें भी आप जितने भी वर्ड्स होंगे फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, या अगर कोई इनिशियल्स हैं जैसे WH ये इनिशियल्स हैं, इसका W कैपिटल, H कैपिटल और डेवियस का D कैपिटल, और इसको कॉमास में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अच्छे तरीके से मार्कर के साथ लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे देन यू विल गेट 1 मार्क। तो आपको जो है 1 नंबर जो है पोएट के नाम का और पोएम के नाम का मिलेगा। इसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट में जो है बेसिकली आपने जर्नल पोएम के बारे में बताना होता है, जिसको जो है उर्दू में हम कहते हैं सियाक़ो सबाक़। तो रेफरेंस को हम उर्दू में कहते हैं हवाला मतन, और कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो सियाक़ो सबाक़। तो सियाक़ो सबाक़ में जो है आपने पोएम के बारे में लिखना होता है। इसमें बेसिकली आप पोएम का थीम लिख दे तो वो भी काफ़ी होता है, एक्चुअली थीम ही लिखना होता है।
तो ये अब मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट लिखा है, आप हेडिंग देंगे कॉन्टेक्स्ट और नीचे आप उस पोएम के बारे में लिख देंगे। अब मैं ये पढ़ देता हूँ। द रेन इज a beautiful, symbolic and lovable poem gleaned by the pen of Welsh poet William Henry Davies. In this poem, the poet describes the beauty and effects of two great phenomena of nature, rain and sunshine. The poet shows a beautiful picture of rain. In this poem, he is enjoying the sweet music of the rain falling on the upper leaves, trickling down to the lower leaves drop after drop. The poet hopes that the sun will shine bright when this rain ends. It will be a lovely sight. So this is the context of the poem The Rain. तो ये स्टूडेंट इसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद जो है हमने फिर इन लाइंस को जो है एक्सप्लेन करना होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी हमने एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे करनी है। अब हम जो है इन लाइंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो हम हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की और उसके बाद जो है हम इन लाइंस के मुतल्लिक जो है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में इनको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो वहाँ पे आप वर्ड पोएम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आप पोएम के बारे में बता रहे हैं। और जब आपने एक्सप्लेनेशन करनी है तो यहाँ पे आपने वर्ड जो है वो लाइंस यूज़ करना है। तो ये मैंने जो है एक्सप्लेनेशन जो है आपके सामने इन लाइंस की है। अब मैं इनको पढ़ देता हूँ। आपने हेडिंग दी एक्सप्लेनेशन और इसके बाद मैं इसको पढ़ता हूँ। इन दीज लाइन्स द पोएट हैज़ गिवन ए ग्राफिकल पिक्चर ऑफ द सीन ऑफ रेन. He has described the beauty of rain here. The rainwater is falling on the upper leaves and trickling down to the lower leaves drop after drop. The music of the falling rain is sweet to hear. The poet is enjoying the beautiful scene of the rain. He has described the upper leaves and the lower leaves to show the difference between the rich and the poor. The scene after the rain is very lovely. The sun will shine bright. It will fill every dark round drop. The light of the sun will make the scene attractive. The poet hopes that the sunlight will bring justice to the society of injustice. The sun will end the difference between the rich and the poor. तो ये इस तरीके से आपने इसकी जो है एक्सप्लेनेशन लिख दी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें आप कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। आप एक या दो कोटेशन इसमें लिख सकते हैं। आपकी जो टोटल इस क्वेश्चन की लेंथ होनी चाहिए 2.5 पेज और मैक्सिमम 3 पेज भी अगर आप लिख देते हैं तो ये इनफ है, जिसमें आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। अगर आप 2 पेज भी लिख देंगे तो फिर भी जो है वो काफ़ी है, क्योंकि 5 मार्क्स हैं इसके। तो इसमें आप जो है क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, आप एक या दो कोटेशंस ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने एक कोटेशन लिखी है। लॉर्ड बायरन सेज, आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। दिस कोटेशन इज अबाउट नेचर। तो ये नेचर के मुतालिक एक कोटेशन है। यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक हेडिंग मैंने दी है क्रिटिकल एनालिसिस की। तो ये जो है क्रिटिकल एनालिसिस ये हम एक्स्ट्रा लिखते हैं, बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कंपटीशन बहुत होता है एग्ज़ाम्स में और कुछ स्टूडेंट जो है वो ये भी लिखते हैं। इसलिए अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस लिखना चाहें तो आप उस पोएम के बारे में ये लिख सकते हैं, यानी इसका तनकीदी जायज़ा भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन तक जो है लिखना चाहते हो तो फिर भी इनफ है। तो ये मैंने इसके क्रिटिकल एनालिसिस भी लिख दिए हैं, तो ये मैं पढ़ देता हूँ। द पोएट personified the leaves as they are drinking water. Personification means giving living quality to non-living thing or animals or other beings. The poet has also used the symbol of rich and the poor leaves for the rich and the poor of our society. Here the sun is the symbol of hope and justice. In short, this poem shows the poet's love for nature and his realistic understanding of society and laws of nature. The emergence of bright sun after heavy rain
gives us a message of hope, optimism and happiness। तो ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस हो गए। यहाँ पे आप चाहे तो कोटेशन जो है वो भी लिख सकते हैं। एक कोटेशन मैंने यहाँ पे ऐड की है, इट टेक्स बोथ रेन एंड सनशाइन टू मेक ए रेनबो। तो ये एक कोटेशन है। इस तरीके से स्टूडेंट ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होगा। और अगर आप इसको इस तरीके से अच्छे से लिखते हैं, यानी इनकी जो हेडिंग्स हैं उनको और उसकी प्रेजेंटेशन को अच्छा करते हैं, देन यू कैन ईजीली गेट 5 मार्क्स। तो इसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 भी मिल सकते हैं। और अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो 3 to 4 मार्क्स लेने के चांस होते हैं।